अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपने वीकली टेस्ट दे रहे होंगे, वीकली टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। कल आपका बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट है। उससे पहले हम डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थर्ड चैप्टर से रिलेटेड कुछ पार्ट रिवीजन में ले लेते हैं। In our previous class, we have discussed about the meaning of decentralization, and we have also covered the topic that how decentralization policy is optional for an organization, whereas delegation is a compulsory activity which each and every manager has to perform, right? Now have a look on decentralization. It is simply an extension of delegation of authority. Delegation का ही extension है decentralization. तो इसकी importance के points भी कुछ ना कुछ आपको related मिलेंगे। नंबर 1 कह रहा है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो टॉप लेवल के जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, वो मोटिवेट होंगे बाय बिकॉज दे आर बीइंग गिवन सम अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू डू द वर्क। उनको परमिशन दी है कि आप अपने सुपीरियर के अप्रूवल लिए बिना ही ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन ले सकते हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं, passing of authority at middle and lower level shows the trust and faith of top level in their subordinates. ये सबऑर्डिनेट टॉप लेवल के सबऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, टॉप लेवल के जितने भी अंडर में वर्क कर रहे हैं लोग, उनकी बात कर रहे हैं। Now have a look. This trust and faith motivate the employees working at different levels that they are allowed to take decisions without seeking the approval of superiors. यहाँ motivate the employees की जगह ज्यादा बेटर वर्ड आएगा मैनेजर्स। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा बेटर वर्ड मैनेजर रहेगा। अगर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देना होता तो मैं यहाँ करेक्शन करवा देती, बट बिकॉज यू हैव टू गो विद ऑब्जेक्टिव पार्ट ओनली, आपको बस ये समझना है। डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट आ जाए और उसका रीजन पूछ ले, तो उसका रीजन है द ट्रस्ट एंड फेथ शोन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट बाय पासिंग ऑन द वर्क टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, इसकी वजह से उनमें इनिशिएटिव डेवलप होगा। नेक्स्ट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। डेलीगेशन में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ये कह रहे हैं व्हेन इन डिसेंट्रलाइजेशन द मैनेजर्स ऑफ टॉप लेवल passes on some work to middle and lower level managers, they also get to know about the type of work to be done in the organization and they learn the pattern of doing the work. Who they? The lower level and middle level managers. They also learn the art of making decisions. So they will get the experience of performing the work which is of higher level, and by this experience they can become future managers. वो future में top level managers भी बन सकते हैं। Why? Because top level has shared the work with middle level management. तो अल्टीमेटली वर्क मिडिल लेवल ने करना सीख लिया। अब कुछ टाइम बाद अगर टॉप लेवल पे वैकेंसी है, देन द मैनेजर्स ऑफ लोअर एंड मिडिल लेवल कैन आल्सो बी प्रमोटेड, उनको भी प्रमोट कर दिया जाता है। तो प्रमोशंस आपने देखा होगा ना, टाइम स्पैन के साथ साथ होता है। आपने अगर वर्क स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप वर्क करना सीख गए, तो हो सकता है आपका हायर लेवल पे प्रमोशन हो जाए। वो तभी होगा जब टॉप लेवल वाला आपके साथ अपने लेवल का कुछ वर्क शेयर करता है, राइट? आगे देखिए, क्विक डिसीजन मेकिंग, इसका रीजन आपको ध्यान में रखना है। Those who are performing the activities are given freedom to take decisions. They are having decision making power. Top level management has shared the decision making power with the different levels of management. तो जब उनको जो काम करना है उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है, तो वो काम से रिलेटेड डिसीजन क्विकली ले लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। Number 4 is very easy. The top level management shares some authorities and responsibility with different levels of management. Thus, they become free to concentrate on the core and important issues. Right? वो core और important issues पे concentrate कर पाएंगे. Next, facilitates growth. ये same है। ये आपको delegation में भी मिला था, decentralization में भी मिला है, fourth भी same है। तो देखिए 5th point, decentralization grants more autonomy और freedom to lower level, जिससे लोअर लेवल का डेवलपमेंट होगा। प्लस टॉप लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो फ्री टू कंसंट्रेट मोर ऑन कोर इश्यूज, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो अल्टीमेटली इस दोनों से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रेवेन्यूज इंक्रीज होगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। ठीक है, यहाँ पे तो बात कर रहे हैं कि सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम दिया तो सबऑर्डिनेट अपने डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट वर्क करेंगे, और जब वो बेस्ट वर्क करेंगे तो ग्रोथ होगी। आप इसमें डेलीगेशन वाली बात भी लिख सकते हैं, व्हेन टॉप लेवल
shares the authority with middle and lower level manager, then the efficiency of top level increases because they are now free to concentrate on core issues, and the efficiency of workers also increases because they are getting new work, right? तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। लास्ट वन बेटर कंट्रोल। सबसे ज्यादा डिफरेंट ये दो है। अगर मैं डेलीगेशन की बात करूं तो क्विक डिसीजन मेकिंग एंड बेटर कंट्रोल आर द डिफरेंट पॉइंट्स। ये कह रहे हैं बाय डिसेंट्रलाइजेशन द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज पर्सनली मेड अकाउंटेबल डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? उनको अकाउंटेबिलिटी भी उनके ऊपर क्रिएट की गई। When CEO has shared the work with production manager, तो उसने अकाउंटेबिलिटी भी दी होगी उसको। इसी तरीके से जब प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन हेड को काम दिया तो भी अकाउंटेबिलिटी पास हुई होगी। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी पास होती है इसकी वजह से कंट्रोल प्रॉपर होता है। In case any of the person failed to fulfill his responsibilities, then he or she have to be accountable also. He or she have to submit the reasons why the task is not accomplished. तो इससे एक सिंसियरिटी डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? फिर ये कह रहे हैं, ये देखिए, ये ध्यान रखिए, it must be noted that in spite of benefits of decentralization, it should be applied with caution and care, as it can lead to disintegration of organization. फिर कॉमा है, if departments operating their own guidelines, if departments start operating on their own guidelines, which may be contrary to the interest of organization. ये कह रहे हैं even when the policy of decentralization is executed, the top level managers must take care कि organization में कहीं departmental heads के अपने अपने attitudes ना frame हो जाए, कहीं वो खुद को departmental head की जगह organization का head समझना शुरू ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो organization में coordination नहीं आ पाएगा, राइट? तो इसको बैलेंस करना चाहिए सेंट्रलाइजेशन के साथ, की डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के पास होगी और अदर पावर्स जो होगी वो लेवल्स पे शेयर की जाएगी। दिस कैन बी आस्क्ड इन अ फिलअप और एमसीक्यू। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद डैश इन द एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। काफी बार बच्चे आंसर डेलीगेशन लिख देते हैं, उनको पता है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन रिलेटेड है तो चलो डेलीगेशन लिख दो, तो ऐसा नहीं करना है। डिसेंट्रलाइजेशन को बैलेंस किसके साथ किया जाता है? सेंट्रलाइजेशन के साथ। Now here is a difference between delegation and decentralization. बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस साल माइंडसेट होगा that we only have to give the objective portion, तो हमें तो ये डिस्टिंक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे मिस्टेक मत करिएगा बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारे डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले स्कोप और पार्टीज इन्वॉल्व। डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड रहेगा बिकॉज इन डेलीगेशन अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड ओनली बिटवीन टू पीपल, whereas decentralization has a wider scope, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे काम किया जाता है, राइट? हर लेवल तक अथॉरिटी का डिस्पोजल होता है। नाउ इम्पोर्टेंट, बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट डेलीगेशन रूटीन का काम है। रूटीन वाली चीजें तो हम ऐसे ही लाइटली लेते हैं, रूटीन के कपड़े हम ऐसे ही वॉश कर लेते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट तो है बट नॉर्मल है। लेकिन जो ओकेजनली काम करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए, डेलीगेशन तो इम्पोर्टेंट है बट डिसेंट्रलाइजेशन कंपैरेटिवली मोर इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक वन टाइम पॉलिसी मैटर है, ये एक डिसीजन है जो आपने अच्छे से नहीं लिया तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बार बार आप अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन में थोड़ा कम फ्रीडम होता है, डेलीगेशन में फ्रीडम कम है बिकॉज मैनेजर हैज शेयर्ड द अथॉरिटी विद मी और वो मेरे काम को बार बार क्रॉस चेक करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे पीरियोडिक अप्रेजल्स होंगे, कंटिन्यूअस अप्रेजल नहीं है। मंथ में एक बार टॉप लेवल आके सारी एक्टिविटीज को क्रॉस चेक कर लेगा। रूटीन में तो सिर्फ हमारा हेड चेक करेगा, टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रूटीन में चेक नहीं करेगा। स्कोप ऊपर फर्स्ट पॉइंट में ही कवर हो गया है, नैरो एंड वाइडर। देन आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछ सकते हैं आपको। Delegation is the responsibility of each and every manager, whereas decentralization is a responsibility of top level management. Top level managers decide करेंगे, systematically plan करेंगे कि हमें decentralization को implement करना है या नहीं करना। Then delegation is compulsory, whereas decentralization is completely optional. Then purpose, again this is very important. The purpose of delegation is to reduce the workload of superior or we can say manager, whereas the purpose of decentralization,
Secondary purpose here is also reducing the workload of manager, but the main purpose is development of subordinates by providing them more authority. Right? Now, grant of authority. In case of delegation, authority is received from the immediate superior. मेरे just बाद में जो work कर रहा है वो मुझे कुछ authority देगा, whereas in case of decentralization, authority top level management देगा. Top level management decide करेगा that who will enjoy how much authority at different levels of organization. Then the difference between centralization and decentralization, I think this can be done by yourself only. Can you all do the difference between centralization and decentralization? Both are policies. Centralization is a policy where the decision making power is concentrated in the hands of top level only, whereas in decentralization, the power is systematically distributed at different levels of management. Right? Centralization is basically suitable for small organizations, whereas decentralization is a policy which is required when the organization is working at a larger level. Right? Now we have completed the chapter. Here are some case studies. Have a look. Decision making power can be pushed down to lower level. पुश की जा सकती है लोअर लेवल पे. तो कौन सा कंसेप्ट है? लेवल बोल दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन. जब डिफरेंट लेवल्स पे अथॉरिटी पास हो जाती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन. कंफ्यूजन आएगा आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, तो ध्यान से आंसर दे. फिर डिसेंट्रलाइजेशन इज इट इज ऑप्शनल, वी नो इट वेरी वेल. फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोल रहे हैं कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है अबव केस में अथॉरिटी डेलीगेट करने के बाद. तो रीड करके देख लेते हैं. अच्छा, इसकी रीडिंग से पहले आप देख लीजिए एक और क्वेश्चन है. ये रीडिंग तो आप खुद कर लेंगे, मैं आपको डायमेंशंस रिकॉल करवा दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. राइट? तो ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है. चैप्टर के बैक क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है. इन केस किसी स्टूडेंट के पास पुराना एडिशन हो, प्रीवियस ईयर का एडिशन हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर देंगे. वो वैसे ड्राइव पे अपलोड भी हुआ है. कल मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड किया था दैट इज कंटेनिंग आई गेस 40 to 50 क्वेश्चंस. राइट? यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस. एफर्ट्स करके देखना. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर्स बता दिए हैं कौन से आपको इग्नोर करने हैं, क्योंकि इनफॉर्मल और फॉर्मल कट गया ना तो कुछ क्वेश्चंस हमें इग्नोर करने हैं. राइट? ओके, हैव अ लुक. हमने पढ़ लिया है ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग विद द रिवीजन पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 3 में बेसिकली मैं रिवीजन करवा रही हूँ केवल और केवल डायमेंशंस का. बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डायमेंशंस हैं, हम अगर उन डायमेंशंस की बात करें तो बेसिकली देयर आर 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस. कौन कौन सी? इकोनॉमिक. नंबर 1 इकोनॉमिक डायमेंशन है. इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर बेटा हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की सारी चीजें आती है. अगर मैं बात करूं इनकम लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा. अगर मैं बात करूं जीएसटी, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा. अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री के बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स तो ये भी आएंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की जिसमें वो सभी फैक्टर्स आएंगे जो हमारी एंटायर इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं. अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट ऐसा लिख के दे दे, the trends of production in an economy, the income level of people in an economy, the GDP of the economy, the banking sector reforms of the economy, तो वो डायमेंशन आपकी इकोनॉमिक डायमेंशन होगी. ये हमारे एंटायर बिजनेस लाइफ को इफेक्ट करती है. जितने भी बिजनेसेस वर्क कर रहे हैं उन सब पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा. ठीक है? फिर इसके बाद में आप देखें जरा, नेक्स्ट डायमेंशन आपकी रहती है सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन के अंदर आती है सारे फैक्टर्स सोसाइटी के लोगों की थिंकिंग से रिलेटेड. सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी जनरल जो थिंकिंग है, जनरल जो ट्रेंड्स है. जैसे कोविड-19 की वजह से सोसाइटी के लोग वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर रहे हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. लोग पैक्ड आइटम्स परचेज करना प्रेफर कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डायमेंशन. ठीक है? तो जो भी लोगों की सोसाइटी जो है उसकी जो थिंकिंग है. अब सोसाइटी में कोई फेस्टिवल आ रहा है, जैसे आपको कह दे ड्यूरिंग दीपावली द डिमांड्स इंक्रीजेस, तो दीपावली टाइम पे न्यू चीजों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो ये सोसाइटी के लोगों के कस्टम की वजह से हो रहा है, उनके ट्रेडिशन की वजह से हो रहा है. तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट डायमेंशन आता है वो है पॉलिटिकल.
दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड आपको पूछी जाएंगी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद व्यू एंड थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट। व्यू एंड थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट अगर कुछ भी सोच रही है, गवर्नमेंट का कोई भी आउटलुक है, उस आउटलुक से रिलेटेड आपको जो भी बात बताई दी होगी वो पॉलिटिकल के अंदर आएगी। अगर मैं बात करूं कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू ट्रेड विद चाइना, तो इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग, उसकी इच्छा नहीं है, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन है हमारी। ठीक है, कुछ ऐसा बोल दे इंडियन गवर्नमेंट हैज पुटेड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन, आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन, तो गवर्नमेंट ने किया है ना, गवर्नमेंट ने अपनी थिंकिंग की वजह से अगर किया है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब अगर अभी जैसे आ जाए गवर्नमेंट कोविड-19 को लेके क्या क्या डिसीजंस ले रही है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अनलॉक द इकोनॉमी, उस टाइम पे बोला जाता था, और अब बोल रहे हैं गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रीलॉक द इकोनॉमी इन केस ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड केसेस, तो वो भी पॉलिटिकल का ही पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे इजी जो डायमेंशन होती है वो है टेक्नोलॉजिकल। अगर सबसे इजी क्वेश्चन किसी डायमेंशन का आता है तो वो टेक्नोलॉजिकल का और सोशल का रहता है। बहुत सिंपल सी बातें होती है, जैसे स्प्रेड ऑफ कोविड-19 हैज introduced a system of online studies where technological environment is very most important, yeah, where the technology is playing a very most important role in the organization, you have to identify the related dimension। तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है तो टेक्नोलॉजिकल है, या आपको बोल दे वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम ब्लैक बोर्ड्स टू द डिजिटल बोर्ड्स, ये कौन सा एनवायरनमेंट है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो जब भी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आते हैं, जब भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अगर मैं बात करूं इको फ्रेंडली टेक्निक से मैंने कुछ काम करना शुरू किया, अगर मैं बात करूं मैंने कोई कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी को यूज किया, अगर मैं बात करूं कि मैं पहले ओल्ड मेथड्स या ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करती थी और अब मैंने फार्मिंग में न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर दिया जिससे मेरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इज अ बिट डिफरेंट। लीगल के अंदर आती है गवर्नमेंट के सारे लॉज। कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, कोई भी एक्ट बना दिया गया है, एक्ट के एनेक्टमेंट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो सारे एक्ट्स आएंगे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। जितने भी एक्ट्स गवर्नमेंट एनेक्ट करती है वो सारे एक्ट्स आते हैं लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, तो ये सारे पार्ट होंगे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। अब आपको जो केसेस दिए हुए होंगे उसमें हो सकता है कंबाइंड आपको डायमेंशंस पूछ ले, बुक के पीछे बहुत सारे डायमेंशंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग और इम्पोर्टेंस और फीचर, ये तीनों भी आपको पढ़ने हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज पढ़ लेना, एक एक लाइन अच्छे से रीड करके रखना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस वाले पार्ट से असर्जन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। जो इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन है वहां से असर्जन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा उस अकॉर्डिंग। ठीक है, यस, एज पर द अपडेटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई जो आपका 2021 और 22 के बैच के लिए आया है, चैप्टर नंबर 3 में यू हैव टू कवर ओनली 4 टॉपिक्स: मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, features of business environment, importance of business environment and the dimensions of business environment. The part from LPG policy has been deducted from your syllabus, but then also I would suggest you, आपको डिटेल में नहीं but meaning of liberalization, privatization and globalization, क्योंकि ये भी तो हमारे किसी न किसी डायमेंशन का पार्ट ही है, तो सिर्फ इनका सिंपल मीनिंग याद होना चाहिए। जीएसटी का सिंपल मीनिंग और डिमोनेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग याद होना चाहिए। इसमें हमारा कोई लॉस नहीं होने वाला क्योंकि ये हम एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे, तो जब हमने पढ़ ही रखा है तो सिंपल मीनिंग, बाय चांस कोई एमसीक्यू आ जाए तो यू आर नॉट सपोज टू रेज एन इशू कि ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं। यहाँ बिजनेस में से इसीलिए हटाया है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एनीवन, एनी डाउट्स? नो? All right then. I'm just ending the class over here. Have a nice day. Enjoy yourself. See you in the next class.